हेलो फ्रेंड, मैं नेहा गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 36 में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नमस्ते योगा ऐप की। नमस्ते योगा ऐप क्या है, तो आइए जानते हैं। नमस्ते योगा ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कर्टेन रिवर इवेंट के दौरान नमस्ते योग नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जो पूरी तरह से योग को समर्पित है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। शुरुआत की बात करें फ्रेंड, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विचार के लिए प्रस्ताव रखा था। इसे दिसंबर 2014 में इस प्रस्ताव को पारित किया गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसे मनाया जाने लगा या उस दिन उसे घोषित किया गया। पहला योग दिवस की बात करें तो 2015 में राजपथ नई दिल्ली में मनाया गया और इसमें 35,985 लोगों ने हिस्सा लिया और दुनिया का सबसे बड़ा योग सत्र होने के कारण इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अगर इस बार की थीम की बात करें फ्रेंड, तो नर्सेस आर वाइज टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे आप सब जानते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को पूरी दुनिया इंटरनेशनल नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। शुरुआत की बात करें तो 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस को किट बांटती है, जिनमें उनके काम से संबंधित कुछ चीज़ें शामिल होती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। अब हम प्रीलिम्स या एग्ज़ाम के दृष्टि से या उसकी नज़र से हम कुछ बातें आपको मैं बता दूं कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, इसकी स्थापना 1899 में हुई और हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड है। 6 मई को नेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें आप कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा फ्रेंड। 6 मई को नेशनल नर्स डे मनाते हैं और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों अलग अलग है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 6 मई को नेशनल नर्स डे मनाया जाता है। 6 से 12 मई को नेशनल नर्स वीक के रूप में मनाया जाता है। तो 6 से 12 मई नेशनल नर्स वीक इस दौरान मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं वीजा वुडसैट की। तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा। तो ये आपके सामने एक उपग्रह है जो पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसे लकड़ी की सामग्री के उपयोग का परीक्षण करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट के साथ 2021 के अंत तक ये लकड़ी के जो उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इसे न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला द्वारा पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा और इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित किया जाएगा या निर्मित किया गया है। तो ये आपके सामने जो फोटो है फ्रेंड, ये उपग्रह की है जो पूरी तरह से लकड़ी से बना गया है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समकालीन कक्षा में लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। अब हम बात करते हैं प्राण वायु देवता पेंशन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि आज तक आपने वृद्धावस्था पेंशन के बारे में सुना होगा। ये है हरियाणा सरकार के द्वारा एक अनोखी तथा अलग तरह से योजना शुरू की गई है, जिसमें 75 वर्ष से अधिक उम्र के उन सभी पेड़ों को सम्मानित किया जाएगा जो 75 वर्ष से अधिक की हैं, जिन्होंने जीवन भर हमें ऑक्सीजन, प्रदूषण नियंत्रित छाया प्रदान की है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन के नाम से 75 वर्ष के अधिक पुराने वृक्ष को रख रखाव, प्लेट, ग्रिल आदि लगाने के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। राज्य में चल रही वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के समान वृक्ष पेंशन की राशि भी प्रत्येक वर्ष वृद्धि की जाएगी। तो यह हरियाणा सरकार की ओर से पहल की गई एक अनोखी तथा अलग तरह की पहली योजना शुरुआत की गई है। हरियाणा सरकार ने 8 लाख हेक्टेयर भूमि के 10% पर ऑक्सीवन स्थापित किए जाएंगे। ऑक्सीवन अर्थात मतलब होता है फ्रेंड
ऑक्सीजन वन चिन्हित भूमि के टुकड़े हैं जिन पर 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। इन्हें 5 से 10 एकड़ जमीन पर लगाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं यूनेस्को साइंस रिपोर्ट। तो यूनेस्को साइंस रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण 11 जून 2021 को प्रकाशित किया गया था। ये प्रीलिम्स के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसे आप अच्छे से देखिए, सुनिए और एक बार फिर से आप अच्छे से पढ़िए। तो शुरू से लास्ट तक हमारे वीडियो पे बने रहिए। तो मैं आपको बता रही थी कि यूनेस्को साइंस रिपोर्ट जो 11 जून 2021 को प्रकाशित किया गया था, इसका प्रमुख प्रकाशन जो हर 5 साल में एक बार प्रकाशित होता है, यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का एक रिपोर्ट है। इस नवीनतम संस्करण में भारत पर अध्याय सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज तिरुवनंतपुरम के निदेशक जो प्रोफेसर सुनील कुमार मणि द्वारा लिखा गया था। यह अध्याय सुझावों और सिफारिशों के साथ भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विकास का एक सीमांकन प्रदान करता है। अगर हम कुछ इसके फैक्ट के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट में रोजगार पर प्रकाश डाला गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा स्नातकों के लिए नौकरी के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं फ्रेंड। हालांकि रोजगार योग्यता 2014 में 34% से बढ़कर 2019 में 49% हो गई थी, लेकिन यह गंभीर मुद्दा अभी भी है कि हर दूसरा स्नातक आज के दौर पर बेरोजगार है। हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस का AY.1 वेरिएंट क्या है, आइए हम जानते हैं। हाल में ही WHO ने कोरोना वायरस के B.1.1.617.2 स्ट्रेन को डेल्टा वेरिएंट के रूप में टैग किया था, जो अब इसको और बदल दिया गया है। डेल्टा संस्करण के उत्परिवर्तित को डेल्टा प्लस या AY.1 संस्करण कहा जा रहा है। तो इसके नाम को चेंज कर दिया गया है फ्रेंड, और इसे बदल दिया गया है। तो डेल्टा संस्करण की पहचान भारत में कोरोना वायरस संस्करण की दूसरी लहर के कारकों के रूप में की गई है। अगर इसके मामले की बात करें तो दुनिया भर में यह मामला, इंग्लैंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 36 मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 36 मामले सामने आए हैं और अधिकांश मामले नेपाल, मलेशिया, तुर्की और सिंगापुर की यात्रा से जुड़े हुए हैं। हम विवा टेक्नोलॉजी की बात करें फ्रेंड, तो विवा टेक के 5वें संस्करण को संबंधित करेंगे PM मोदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से सुने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून 2021 को विवा टेक के 5वें संस्करण में मुख्य रूप से भाषण देंगे और उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। अगर विवा टेक की बात करें फ्रेंड, तो यह यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है। यह 2016 में से शुरू किया गया और हर साल पेरिस में इसका आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से पब्लिसिक ग्रुप और लेस इकोस नामक समूह द्वारा आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर प्रदर्शनियों, पुरस्कारों, पैनल चर्चाओं और स्टार्टअप प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हम बात करते हैं जलगांव बनाना की। तो जलगांव बनाना यह फाइबर और खनिज से भरपूर होता है और इससे 16 जून 2021 को दुबई के लिए निर्यात किया गया है। तो दुबई के लिए एक खेप भेजा गया है 16 जून 2021 को। यह महाराष्ट्र के जलगांव जिले में होता है, इसलिए इसे जलगांव बनाना के रूप में जानते हैं और इसे महाराष्ट्र का केला शहर भी इसलिए कहा जाता है। यह राज्य में केले के कुल उत्पादन में 2/3 हिस्सा का योगदान होता है। जलगांव केले की बात करें फ्रेंड, तो जलगांव केले 2016 में GI प्रमाण इसको मिला है। इसे निसर्ग राज कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव के साथ पंजीकृत किया गया है। अगर भारत में उत्पादन की बात करें फ्रेंड, तो भारत में कुल उत्पादन 25% की हिस्सेदारी के साथ केले का दुनिया का अग्रणी उत्पादक है। और प्रमुख केला उत्पादक अगर राज्य की बात करें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश है। इन राज्यों में भारत के केले का उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा है। आगे हम बात करते हैं नीतीश जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर जर्दालू आम की। तो ये अभी जर्दालू आम बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। तो चर्चित क्यों है या चर्चा में क्यों है जर्दालू आम, आइए हम जानते हैं। बिहार ने भागलपुर से यूनाइटेड किंगडम को GI प्रमाणित
जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्माण किया है। भागलपुर अगर भागलपुर जिले के जर्दालू आम को जीआई प्रमाणन की बात करें तो 2018 को इसे जीआई प्रमाणन दिया गया था। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे APEDA एपीडा के ने बिहार सरकार, भारतीय उच्च योग और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से जर्दालू आम का निर्यात किया है। लखनऊ की एपीडा पैक हाउस में आमों को पैक कर उपचारित किया गया है। एपीडा निर्यात में कैसे योगदान दे रहा है, आइए हम जानते हैं कि एपीडा ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय शुरू किए हैं। यह आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल खरीदार विक्रेता बैठकें और उत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें भारतीय दूतावास के सहयोग से जर्मनी और जापान में आम उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें बहरीन में 1 सप्ताह तक चलने वाले भारतीय आम प्रचार कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। और मई 2021 में एपीडा ने भारतीय दूतावास सियोल और कोरिया में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से भारत और दक्षिण कोरिया के आमों के निर्यातकों और आयातकों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए वर्चुअल क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन किया गया था। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 13 फरवरी 1986 को इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन डॉक्टर एम अंगामुथु, जो एक IAS है, चेयरमैन है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्पस है एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। भारत में आम का उत्पादन की बात करें तो आम को फलों का राजा कहा जाता है। इन्हें प्राचीन शास्त्रों में कल्प वृक्ष, इच्छा देने वाला पेड़ भी कहा जाता है। आम के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।